एमएसएमई क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विश्व बैंक से $75 करोड़ का किया करार। प्रदेश में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी, संक्रमितों की संख्या 12,000 के पार। कोरोना के खिलाफ प्रदेश में चला जागरूकता अभियान, मास्क नहीं पहनने वालों पर हुई कार्रवाई। और संभावित बाढ़ को देखते हुए दरभंगा में स्टील पाइलिंग तकनीक से हो रही है बांध की मरम्मत। नमस्कार, 5 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं हूं सोनी। समाचारों में आगे, केंद्र सरकार और विश्व बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग आपात प्रतिक्रिया योजना के लिए $75 करोड़ के करार पर हस्ताक्षर किया है। विश्व बैंक के इस कार्यक्रम के अंतर्गत एमएसएमई के क्षेत्रों के 15 लाख उद्योगों को तत्काल ऋण प्रदान किया जा सकेगा। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि एमएसएमई क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव समीर कुमार खरे और विश्व बैंक की तरफ से कंट्री डायरेक्टर जुनैद अहमद ने इस करार पर हस्ताक्षर किया। चीन की सेना ने गलवान घाटी और पूर्वी लद्दाख के अन्य इलाकों से पीछे हटना शुरू कर दिया है। इसे एलएसी पर दोनों देशों के बीच 2 महीने से जारी तनाव में कमी का बड़ा संकेत माना जा रहा है। सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक चीनी सेना ने तंबू हटा लिए हैं और निर्माण ध्वस्त कर दिया है। चीनी सैनिक पेट्रोलिंग पॉइंट से लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे चले गए हैं। एक रिपोर्ट। भारत चीन की सीमा पर हाल की स्थिति को लेकर दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच रविवार को टेलीफोन पर वार्ता हुई। भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन की ओर से चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बात की। दोनों ने हाल के घटनाक्रमों पर साफ साफ बात की और व्यापक तौर पर विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि दोनों अपने नेतृत्व के बीच सीमा पर शांति बरतने को लेकर बनी सहमति से मार्गदर्शन लेंगे। साथ ही दोनों पक्ष मतभेदों को विवादों में बदलने की अनुमति नहीं देंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा से सैनिकों का पूरी तरह पीछे हटना और सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव में कमी सुनिश्चित करना आवश्यक है। डोभाल और वांग इस बात पर सहमत हुए कि दोनों पक्षों को एलएसी से पीछे हटने की जारी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना चाहिए और भारत चीन सीमा क्षेत्रों में तनाव कम करने के लिए दोनों पक्षों को चरणबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय का कहना है कि डोभाल और वांग ने दोहराया कि दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा के सम्मान के लिए सख्ती से कदम उठाएंगे। कोई भी पक्ष यथास्थिति में बदलाव के लिए एक तरफा कार्रवाई नहीं करेगा। दोनों पक्षों ने कहा कि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना से बचना चाहिए जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता को नुकसान पहुंचने की आशंका हो। इस बात पर भी सहमति बनी कि दोनों देशों के राजनयिक और सैन्य अधिकारी संवाद जारी रखेंगे। दोनों विशेष प्रतिनिधि भी चर्चा जारी रखेंगे। इस वार्ता के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम होने का पहला संकेत मिला है, जहां चीन की सेना ने गलवान घाटी के कुछ हिस्सों से तंबू हटा लिए हैं और सैनिकों को पीछे हटते देखा गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अंतिम सत्र की परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है। केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद यूजीसी ने विश्वविद्यालय को सितंबर के आखिरी तक परीक्षाएं आयोजित करने का निर्देश दिया है। यूजीसी ने कहा है कि विश्वविद्यालय को परीक्षा आयोजन के पूर्व कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने होंगे। परीक्षार्थियों के लिए शारीरिक दूरी और फेस मास्क का उपयोग करना जरूरी होगा। राज्य में कोरोना पिछले 24 घंटों के दौरान 280 नए मामले प्रकाश में आए हैं। इसके साथ ही सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या भी बढ़कर 3028 हो गई है। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़कर 249 कोरोना रोगी ठीक हुए हैं। श्री कुमार ने कहा कि प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या कुल पाए गए मामलों का 0.8% है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत राजधानी पटना में 83 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन पालीगंज और पटना सिटी में बनाया गया है। जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि पटना में 63 नए पॉजिटिव मामले
मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस बीमारी से निपटने के लिए एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। 83 स्थानों पर कंटेनमेंट जोन अभी हैं और ये अलग अलग हिस्सों में हैं। पटना शहर में भी हैं, पटना सिटी में है, पालीगंज में है, मसौढ़ी में है। इन सभी स्थानों में जो बड़े कंटेनमेंट जोन है, एक पालीगंज में है जो बड़ा कंटेनमेंट जोन है, और तथा पटना सिटी में बड़ा कंटेनमेंट जोन है। इन सभी में यह निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलें और वही दुकानें खोलें जो एसेंशियल नेचर की हों, ताकि लोगों को एसेंशियल गुड्स मिलते रहें। इधर नए कोरोना संक्रमित मिलने के बाद किशनगंज जिले को 72 घंटों के लिए लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान दवा, किराना, दूध, फल, सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। उधर गया जिले के जीबी रोड स्थित कंटेनमेंट जोन में जिलाधिकारी ने दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब राज्य में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर सख्ती होगी। प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इस कड़ी में आज राजधानी पटना में जिलाधिकारी कुमार रवि के नेतृत्व में अभियान चलाकर मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूल किया गया। अभी पूरे पटना जिले में जो कोरोना से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए मास्क लगाने के स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं। और जो भी लोग सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं या अपने कार्यस्थल पर जाते हैं, उनको यह निर्देश दिया गया है कि अनिवार्य रूप से मास्क लगा के जाएं। इसके साथ साथ उसमें 50 रुपये का फाइन करने का भी प्रोविज़न किया गया है। और इसमें कल भी लगभग 130 लोगों को इसमें फाइन किया गया है। और डेली अभी ड्राइव चल रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं कटिहार में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को रोकने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कमल तनूज और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने जागरूकता अभियान चलाया। जिलाधिकारी ने बाजार में घूम-घूमकर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को फटकार लगाई। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति से 50 रुपये जुर्माना वसूला गया। इस संबंध में जिलाधिकारी कमल तनूज ने बताया कि यह अभियान 12 जुलाई तक चलाया जाएगा। साथ ही 1 दर्जन से अधिक दुकानों को सील कर दिया गया है। ये जांच कराई गई है दुकानों की और वाहनों की। अभी हम और एसपी साहब भी इसी उद्देश्य से मेन मार्केट में यहाँ कटिहार के लोग निकले थे। अभी तत्काल यहाँ 5 दुकानों में उल्लंघन पाया गया है, जहाँ मास्क का व्यवहार नहीं किया जा रहा था, तो उनको 3 दिन तक बंद करने का आदेश दिया गया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज वर्चुअल क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सिवान और गोपालगंज सहित 9 जिलों के अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की समीक्षा की गई। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की बैठक का भी आयोजन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि महिलाएं पार्टी हित में अपनी क्षमता से अधिक काम कर रही हैं। कोरोना काल में महिला मोर्चा के सदस्यों ने स्वयं से फेस मास्क बनाकर वितरण किया था, जिससे लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता बढ़ी। इसके साथ ही जिस तरह से सभी महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने स्वयं फेस मास्क बनाने का इनिशिएटिव लेकर और बिहार की महिलाओं को अपने यहाँ पर बैठ कर के ही अपने घर पे फेस मास्क बनाने का जो प्रोत्साहन दिया है, उसके चलते भी यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। और मेरी जितनी सोच थी उससे भी बढ़िया काम फेस मास्क के लिए महिला मोर्चा ने किया है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। प्रदेश में संभावित बाढ़ को देखते हुए विभिन्न जिलों में तटबंधों की मरम्मती का काम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में दरभंगा के तारडीह प्रखंड में स्टील पाइलिंग के द्वारा टूटे तटबंधों की मरम्मती की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी धनंजय कुमार ने बताया कि पिछले बाढ़ में हुए नुकसान से सबक लेते हुए इस बार बांध को स्टील पाइलिंग के द्वारा मजबूत किया जा रहा है। स्थानीय लोग भी सरकार के इस फैसले से खुश हैं। कटा था, उसकी मरम्मती लगभग पूरी कर ली गई है और अभी ठीक स्थिति है। ककोड़ा में भी, कैथवार में भी। हाँ, ज़्यादा उसको ड्यूरेबिलिटी के लिए कि अगर गनी बैग फेल भी कर जाए तो यह स्टील शीट पाइलिंग जो है, जैसा कि वहाँ के इंजीनियरों ने बताया कि काफ़ी हेल्प
करेगा और ये तटबंध को कटाव से रोकेगा। अभी आप देख भी रहे होंगे कि वहाँ पे पानी है, फिर भी हमारा गैबियन में कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, वो जस का तस है। और उसी तरह से ये सीट पाइलिंग है, ये अगर इसके ऊपर से भी लेयर आ जाता है, जैसे सपोज दैट कि अगर मेरा ये पानी हमारे बोरा को, जियो बैग पिचिंग को हल्का फल्का अगर क्षति पहुँचाता भी है, इन केस हमारा उसके बाद का जो लेयर आएगा वो लोहे का लेयर आएगा। कोरोना संकट काल में कृषि और इससे जुड़े उद्योग लाभकारी साबित हो रहे हैं। बिहार में मक्का एक प्रमुख फसल है। इसकी खेती करने वाले किसान इन दिनों मक्का का निर्यात करके लाभ कमा रहे हैं। देखिए सहरसा से ये रिपोर्ट। खेती होती है, घरेलू खपत के बाद किसान मक्के की उपज को निर्यात करके इन दिनों लाभ कमा रहे हैं। पिछले 1 महीने से रेलवे द्वारा मक्का देश विदेश भेजा जा रहा है। किसानों का कहना है कि इससे उन्हें काफी लाभ हो रहा है। यहाँ पर मात्रा है बहुत, मतलब कम से कम 35-40 हजार एकड़ में खेती हो रहा है और यहाँ अभाव के कारण कोई फैक्ट्री नहीं है, जिसके चलते मक्का जो है तो हम लोग कभी नुकसान भी सह लेते हैं, कभी फायदा में भी जाते हैं। साथ ही किसानों का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि उत्पाद को आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटाने के कारण उन्हें अपनी फसलों का भरपूर लाभ मिल रहा है। पिछले 1 महीने से मक्का दूसरे देश विदेश से भेजा जा रहा है और यहाँ पे जो आए हुए प्रवासी हम लोग के द्वारा हजारों की संख्या में मजदूरों का काम रोजगार मिलता है। मक्के की खेती ने बाहर से लौटे श्रमिकों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। रेक पॉइंट पर काम कर रहे श्रमिकों ने कहा कि अब उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विगत 1 माह से उन्हें यही काम मिल रहा है। हम लोग गुजरात से आए हैं, लॉकडाउन में फंसे थे, तो वहाँ जब से आए हैं यहाँ मजदूरी मिल रहा है, हम लोगों का बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जिला कृषि पदाधिकारी दिनेश प्रसाद सिंह ने बताया कि मक्के की खेती से पिछले साल किसानों को काफी लाभ हुआ था। इस साल मक्के की कीमत भले ही कुछ कम हो गई है, लेकिन किसान इसको लेकर काफी उत्साहित हैं। देखिए, यहाँ मक्का की खेती कम से कम 25 से 30 हजार हेक्टेयर में होती है और यहाँ की प्रोडक्टिविटी भी बहुत है। लगभग एवरेज जो यहाँ की प्रोडक्टिविटी 80 से 90 क्विंटल पर हेक्टेयर है। कृषि एक ऐसा पेशा है जिसमें हम खुद अपने मालिक आप होते हैं। ये दूसरों पर निर्भरता समाप्त करती है। लाभकारी खेती करके ये किसान आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सहरसा से आनंद झा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। राज्य में लागू स्कूल बंदी और गर्मी छुट्टियों में भी मध्याह्न भोजन योजना का लाभ देने को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालय के 2 करोड़ बच्चों के लिए मिड डे मील के बदले राशि और अनाज दोनों का लाभ हर नामांकित बच्चे को मिलेगा। मध्याह्न भोजन योजना निदेशक कुमार रामानुज के मुताबिक मई, जून, जुलाई के से 1ली से 5वीं तक के हर छात्र को 8 किलो खाद्यान्न और 358 रुपये, जबकि 6ठी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थी को 12 किलो खाद्यान्न और 536 रुपये तत्काल दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन ने सभी जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ और एडीएम को इस संबंध में निर्देश दिया है। खाद्यान्न बच्चों के अभिभावकों को दिया जाएगा, जबकि राशि विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बच्चों के खाते में दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही अन्य योजना से वैशाली में आम लोगों को लाभ हुआ है। योजना के तहत न सिर्फ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, बल्कि उनके लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए मौके भी बने हैं। योजनाओं के लाभुक ने इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। छोटी मुरई में और अप्लाई किए हैं प्रधानमंत्री के आवास योजना का, वो हमको मिला है। अभी तक पैसा नहीं मिला है, वर्क ऑर्डर मिल गया है और उसके बाद में हम लोग अपना पैसा कर्जा उर्जा लेके बना रहे हैं और उसके बाद अपना बाले बच्चे मिल के अपना हम बना रहे हैं। अभी बरसात का दिन है, उन्हें कहीं रह रहे हैं अथी में, तो ये काम अभी पैसा नहीं मिला है हम लोग को। और प्रधानमंत्री का बहुत बहुत अथी है, बधाई है। चावल गेहूँ उठाए हैं। कितना उठाया? 10 किलो गेहूँ मिला था, 40 किलो चावल मिला था। अच्छा, 50 किलो। और जानते मौसम का हाल।
पटना सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार सोमवार को बढ़े हुए तापमान की वजह से आसमान में काले बादल छाए हैं, जिससे आज पूरे दिन प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना है। टर्फ लाइन फिलहाल बिहार और झारखंड के सटे इलाकों से गुजर रही है, जिससे मानसून के अभी लगातार सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में जुलाई तक मानसूनी बारिश जारी रहेगी। इधर बेगूसराय जिले में आज आकाशीय बिजली गिरने से मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई है। वहीं मुंगेर जिले में भी वज्रपात से एक व्यक्ति के मौत की सूचना है। और अब जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। एमएसएमई क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विश्व बैंक से $75 करोड़ का किया करार। प्रदेश में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी, संक्रमितों की संख्या 12,000 के पार। कोरोना के खिलाफ प्रदेश में चला जागरूकता अभियान, मास्क नहीं पहनने वालों पर हुई कार्रवाई। और संभावित बाढ़ को देखते हुए दरभंगा में स्टील पाइलिंग तकनीक से बांध की मरम्मत।